अब ये पुरानी आराम कुर्सी भी लेकर जाएंगे क्या आप? यहीं पड़े रहने दीजिए इसे। इसका एक हत्था भी अलग हो गया है, इसकी लकड़ी भी बैठते समय चुभने लगी है। नए मकान में नया फर्नीचर रहेगा, इस कबाड़ का क्या काम? वहाँ सुजाता जी अपनी पुरानी साड़ियों का गट्ठर बांधते हुए पति कैलाश जी की तरफ देखती हुई बोल उठी, जो उसी आराम कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहे थे। खबरदार, जो इसे कबाड़ कहा तुमने। कैलाश जी उखड़ पड़े। क्यों? कबाड़ को कबाड़ ही कहा जाएगा। ये कुर्सी नए घर में नहीं जाएगी। विपुल ने इतना नक्काशीदार सुसज्जित मकान कबाड़ रखने के लिए नहीं बनवाया है। और ये कुर्सी ही नहीं, आपका वो खटारा स्कूटर और पुरानी अलमारी जिसके कांच टूट गए हैं वो भी साथ नहीं जाएगी। आप उसे खाली कर दीजिए। विपुल कह रहा था कि नए मकान में हमारे कमरे की दीवारों में ही सुंदर अलमारियां बनी हुई हैं। पता ही नहीं चलता दीवार है कि अलमारी है। अलग से अलमारी की जरूरत ही नहीं है। सुजाता जी ने कैलाश जी की मनोदशा को भांपते हुए शांत स्वर में कहा, नया मकान नहीं जाना मुझे कहीं भी। मैं यहीं इस छोटे पुराने मकान में रह लूंगा। दीवारों में अलमारियां बनी हैं तो उन्हीं दीवारों से पूछ लेना कि घर दीवारों से नहीं परिवार से बनते हैं, और परिवार एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से बनता है। मैं भी पुराना निरुपयोगी हूँ, यहीं छोड़ दो मुझे भी, जैसे ये मकान भी पुराना निरुपयोगी है। खींचते हुए कैलाश जी जोर जोर से बोलने लगे तो सुजाता जी उनके पास आ गई और स्नेह से हाथ पकड़कर तख्त पर बिठा दिया। धीरे बोलिए, बगल के कमरे में नई बहू रुचि है, सुनेगी तो क्या सोचेगी? अभी 2 महीने ही तो हुए हैं उसे शादी होकर इस घर में आए हुए। क्या सोचेगी वो? विपुल से शिकायत ही कर देगी। सुजाता जी ने धीरे से लेकिन जोर देकर कहा, आप इन चीजों के प्रति इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? बार बार इन चीजों से खुद को क्यों जोड़ने लगते हैं? घर तो घर के लोगों से होता है, इन बेजान सामानों से नहीं। जहाँ सब परिवार के लोग होते हैं वहीं पर तो घर होता है। आपके इस तरह के व्यवहार से विपुल और बहू को बुरा लगेगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। समझाते हुए वो कहने लगी, क्या समझने की कोशिश करूं सुजाता? सब कुछ मैं ही समझूं? नई बहू है तो क्या, अब तो वो भी इसी परिवार का हिस्सा है। समझने दो उसे जो समझना है, और समझाने दो विपुल को अपनी समझ से। इन चीजों से मैं खुद को जोड़ता नहीं हूँ, बल्कि ये चीजें तो मेरा परिवार ही हैं। इनसे जुड़ा ही हुआ हूँ, कैसे अलग करूँ? विपुल जिन्हें फेंक देने की बात कर रहा है, ये मेरे लिए कबाड़ नहीं है, मेरे बरसों के साथी हैं, सहयोगी हैं। कहते कहते कैलाश जी की आवाज रूंध गई। सुनिए, आप फिर से भावुक होने लगे। अरे, विपुल और बहू का कहना भी तो अपनी जगह सही है कि नया आधुनिक ढंग का मकान है तो ज्यादातर सामान भी नया और आधुनिक किस्म का ही रहना चाहिए। और फिर ये सब बेढंगी चीजें अनावश्यक स्थान घेरेंगी। इतनी फालतू की जगह वहाँ नहीं है। सुजाता जी ने फिर से समझाया। उन्हें डर था कि रुचि सब कुछ सुनकर विपुल से कुछ उल्टा सीधा ना कह दे। सुजाता जी कैलाश जी की मनोदशा समझकर बहुत चिंतित हो रही थीं। विपुल ने शादी होते ही नया मकान बनवाना शुरू कर दिया था। हर कमरा, हर दीवार सब विपुल और रुचि ने बेहद मनोयोग से इंजीनियर के साथ बैठकर मिस्त्री के साथ मिलकर प्लान किया था। पिछले महीने जब विपुल ने आकर बताया कि नया मकान बनकर तैयार हो गया है और अच्छा सा मुहूर्त देखकर शीघ्र गृह प्रवेश करना है, आप लोग अपना सामान पैक करना शुरू कर दीजिए। पुराने हो चुके सामान वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। बस तभी से कैलाश जी परेशान है। वो अपना सारा पुराना सामान साथ में लेकर जाना चाहते हैं, भले ही वह अनुपयोगी हो चुका है। सुजाता जी समझती हैं बेटा बहू ने इतने शौक और पसंद से नया मकान बनवाया है तो वो अपने तरीके से ही वहाँ साज सज्जा का स्तर रखना चाहते हैं। विपुल ने प्रत्यक्षतः पिता से किसी भी सामान को कबाड़ का नाम नहीं दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसने उनके कमरे में रखे इन सभी सामानों की तरफ इशारा कर दिया था। इसलिए वो कैलाश जी को प्रत्यक्षतः उन सामानों के बारे में स्पष्ट बता रही थी, ताकि इन सबको यहीं छोड़कर जाने की मानसिकता उनकी बन जाए, जिससे नए मकान में कोई बात विवाद की स्थिति न निर्मित हो जाए। सुजाता, मैं अकेला ही क्यों, तुम भी तो जुड़ी हुई हो इन सब से। ये आराम कुर्सी याद है तुमने मेरे जन्मदिन पर उपहार में दी थी, ताकि मैं इस पर आराम से बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकूं। इसे खरीदने के लिए तुमने अपने जरूरी खर्चों में कटौती की थी, कई महीनों में बचत हो पाई थी। आज भी याद है मुझे अपने उस जन्मदिन की वो खास सुबह। तुमने बगीचे के फूलों से कितना सुंदर गुलदस्ता बनाया था और इस आराम कुर्सी को भी उन फूलों से सजाकर ढक दिया था। सुबह उठते ही चाय के साथ मुझे यही तोहफा दिया गया था और बिठाकर गुलदस्ता भेंट किया था। कैलाश जी जैसे भाव समाधि में चले गए थे। सुजाता जी चित्र लिखित सी उन्हें देख रही थीं। एक एक चित्र उनके दृष्टि पटल पर सजीव हो रहे थे।
और ये अलमारी तो हमारी मधुर स्मृतियों की अनमोल पिटारी है सुजाता। जब विपुल का जन्म हुआ था तब उसके कपड़े, तोहफों और खिलौनों के लिए हम दोनों ने छांट कर ये अलमारी खरीदी थी। इसके 4 खंड अलग अलग चीजों से भर दिए थे हमने, और जब विपुल स्कूल जाने लगा था तब उसे मिलने वाली ट्रॉफी, मेडल और पुरस्कारों के लिए सबसे ऊपर वाले खंड में बड़ाई बुलवाकर तुमने कांच लगवाया था। याद करो विपुल कितना खुश हुआ था कांच के पीछे से चमकती हुई अपनी शील्ड और ट्रॉफियां देख देख कर। सारे दोस्तों को बुला बुला कर दिखाया करता था। जो भी घर में आता था विपुल सबसे पहले इस अलमारी के पास ले आया करता था। सबको दिखाने के उत्साह ने उसके मन में पुरस्कार प्राप्त करने की और अलमारी भरने की होड़ पैदा कर दी थी। हाँ, मुझे याद है बड़ी कक्षाओं में पहुंचने तक उसके पुरस्कारों का भंडार इतना बढ़ गया था कि मुझे नीचे वाले खंड में भी कांच लगवाना पड़ गया था। याद करके खिलखिला उठी सुजाता। और ये स्कूटर भी सुजाता मेरी गाढ़े पसीने की कमाई का था। उन दिनों अपने घर में सबसे महंगी और बड़ी वस्तु यही तो थी। याद है पूरा मोहल्ला कितनी ईर्ष्या से तुम्हें देखता था जब तुम छुट्टी के दिन मेरे साथ स्कूटर में पीछे बैठकर सिनेमा देखने जाती थी। हाँ जी, कैसे भूल सकती हूँ उन दिनों को। विपुल स्कूटर में सामने खड़ा होकर हर आने जाने वालों को नन्हे नन्हे हाथों को हिलाकर टाटा किया करता था। खासकर मोहल्ले के कॉर्नर में रहने वाली शीला आंटी को। सुजाता जी को सोचकर ही हंसी आ गई कि तब शीला जी चिढ़ जाया करती थीं, और ये देखकर विपुल और जोर जोर से चिल्लाकर टाटा शीला आंटी बोला करता था। हाँ, और शीला जी मुंह बनाकर जवाब देती थीं, जा रे इतना तो ऐसे रहा है जैसे हवाई जहाज में बैठा हो करके कैलाश जी हंसने लगे थे। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह अचानक विपुल ने उन दोनों को नए मकान में जाने के लिए कह दिया। माँ, आप और पिताजी नाश्ता करके वहाँ चले जाइएगा। आप लोगों का सभी सामान मैं और रुचि रात तक लेकर आ जाएंगे। यहाँ पैकिंग और लोडिंग में आप दोनों व्यर्थ में बहुत परेशान हो जाएंगे। वहाँ पहुँचकर आप लोग आराम करिएगा। नए नौकर हैं, ख्याल रखेंगे। यहाँ का ये सब हम दोनों देख लेंगे। अरे नहीं बेटा, कैसी परेशानी, सब साथ में चलेंगे। सामान रखवाने में मैं भी मदद करवा दूंगा, कहीं कोई जरूरी सामान छूट न जाए। कैलाशनाथ सहसा ही अपने सामानों से बिछड़ने के दुख में दुखी हो गए। वो अच्छे से जानते थे कि विपुल उनके ये सभी सामान कबाड़ में दे देगा, इसलिए वो उन लोगों को यहाँ से हटाना चाह रहा था। उन्होंने समर्थन के लिए सुजाता जी की तरफ देखा, लेकिन सुजाता बेटे की बात पर हामी भरती नजर आई। मन मसोचते हुए बेहद कठिनाई और व्याकुलता से वो अपनी आराम कुर्सी पर अंतिम बार बैठकर विदा लेने लगे। कारुणिक दृष्टि अपनी प्रिय अलमारी पर डालकर प्यारे अनमोल स्कूटर पर हाथ फेरा। बेहद नम आंखों से तब तक देखते रहे जब तक सुजाता जी ने आकर उनका हाथ पकड़कर वहां से ले नहीं गईं। कार के 3 घंटों की यात्रा के दौरान वो एकदम खामोश बैठे रहे। सुजाता जी भी दुखी थीं और उनकी मनोस्थिति समझ रही थीं, लेकिन खामोशी से उनका हाथ पकड़ने के सिवा और कोई दिलासा नहीं दे सकती थी। नए मकान पहुंचने पर भी कैलाश जी का दुख कम नहीं हुआ, बल्कि एक खालीपन और विवशता ने उन्हें जकड़ लिया। ये तो मेरे बेटा बहू का घर है, जैसा वे लोग चाहेंगे वैसा ही होगा। मेरी भावनाओं का क्या मोल है। सारा घर नई कीमती सामानों की रोशनी से चमक रहा था, लेकिन कैलाश जी के मन के भीतर तो अंधेरा घिर आया था। नए चमकते सोफा सेट को देख देख कर अपनी पुरानी आराम कुर्सी उन्हें बेतरह याद आ रही थी। अपनी आराम कुर्सी को कबाड़ में फेंके जाने की कल्पना उन्हें बेचैन किए जा रही थी। साहब, चाय बाहर बगीचे में लगा दिया हूँ, नए नौकर ने आकर बहुत आदर से कहा। फिर भी वो अपनी जगह से हिले भी नहीं। मुझे चाय नहीं पीनी है, कहते हुए बिस्तर पर करवट लेकर फिर से लेट गए। उठिए, आइए, बाहर अच्छा लगेगा, लाइट जल गई है, रात शुरू हो गई है, विपुल और बहू भी आते होंगे। इस तरह आपको मुंह उतार कर बिस्तर पे पड़े देखकर उन्हें कैसा लगेगा। इतने उत्साह से उन लोगों ने इतना सुंदर नया मकान बनवाया है। प्रसन्न होकर तारीफ करते हुए मिलिए उनसे। सुजाता जी ने भी बहुत झुंझलाते हुए उन्हें फिर से समझाया। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई और सुजाता जी कैलाश जी को कमरे से बाहर आने का इशारा करती हुई झटपट बाहर आ गईं। पिताजी कहाँ हैं माँ? विपुल ने माँ को देखते ही पूछा और उनके कमरे की तरफ तेजी से बढ़ गया। पिताजी आइए, बाहर तो आइए, कुछ दिखाना है आपको। और उन्हें पकड़कर वो बाहर ले आया। अनमने से कैलाश जी ने बाहर आकर जो देखा तो देखते ही रह गए। ये सब क्या है विपुल? लगभग चीखते हुए उन्होंने इतनी जोर से कहा कि सुजाता जी दौड़ती हुई आ गईं। बहू रुचि कैलाश जी की वही आराम कुर्सी नई सज धज के साथ लेकर खड़ी हुई थी। उसमें नई आरामदायक गद्दियां लग गई थी और दोनों हत्थे पर भी गद्दियां लग गई थी। पिताजी लीजिए आपकी पुरानी साथी, कहते रुचि ने आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श कर लिए। हाँ पिताजी, और ये रहे आपके 2 और साथी, कहते हुए
हुए विपुल ने अपनी पुरानी अलमारी जिसमें नए कांच लग गए थे और नया पेंट किया हुआ था के साथ पुराना स्कूटर भी गाड़ी से उतरवाकर पिताजी के सामने खड़ा करवा दिया। अभी आपके कमरे में इन सभी को पहुंचा दिया जाएगा पिताजी। ये सब रुचि की जिससे हुआ है, इसने आप लोगों के जाते ही तुरंत बढ़ई और मिस्त्री बुलवाकर इन सब का सुधार करवाया, इसलिए इतनी देर भी हो गई। विपुल ने ठगे से खड़े पिताजी के पास आकर कहा तो कैलाश जी गदगद हो गए। मारे खुशी के आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा तुम दोनों जुग जुग जियो, अवरुद्ध कंठ से बस इतना ही कहकर विपुल को गले से लगा लिया और चरण स्पर्श करती बहू को भी। पिताजी आप सही कहते हैं, घर दीवारों से या इन सब दिखावटी चीजों के दिखावे से नहीं बनता, बल्कि परिवार से बनता है। और परिवार तभी बनता है जब एक दूसरे की दिल की इच्छाओं का, भावनाओं का सम्मान किया जाए और ख्याल भी रखा जाए। आप सही कहते हैं, ये सब भी तो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। इन सब के साथ आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और परिवार के सदस्यों के लिए ही तो ये नया घर बनवाया गया है। यहाँ बहुत जगह है। रुचि बेहद विनम्रता से कह रही थी और सुजाता जी अपनी समझदार बहू को हर्ष विकम्पित दृष्टि से देखे जा रही थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौम्या के मोबाइल पर एक के बाद एक 2 मैसेज आए थे। उसने चेक किया कि उसके अकाउंट से विवेक ने 15,000 रुपए निकाल लिए हैं। ये आज की बात नहीं, हमेशा की है। विवेक सौम्या के पैसों पर अपना हक समझता है। सौम्या आज भी उस दिन को कोसती है जब प्यार में अंधी होकर तन मन और धन सब कुछ विवेक को शादी की पहले ही रात समर्पित कर दिया था। विवेक और सौम्या शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे। दोनों ने जब एक साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया तो उनके घर वालों ने भी कोई आपत्ति नहीं करी। प्यार में भीगी सौम्या ने पत्नी का फर्ज निभाते हुए अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की बागडोर विवेक के हाथों में थमा दी थी। ये वही सौम्या थी जो शादी से पहले नारी मुक्ति और भी न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी। शुरू के कुछ महीनों में तो सौम्या को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जब शादी के बाद वो पहली बार कुछ दिन रहने के लिए अपने घर जाने लगी तो उसने विवेक से कहा, विवेक मुझे कुछ पैसे चाहिए, अपने घर वालों के लिए मुझे गिफ्ट लेने हैं। विवेक हंसते हुए बोला, क्यों अपने घर वालों के ऊपर एहसान चढ़ा रही हो? बेटियों से कोई कुछ लेता थोड़े ही है। रही बात पैसों की तो जान अपने घर जा रही हो, वहाँ की तो तुम प्रिंसेस हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी? अरे यार मेरे भी तो कुछ खर्चे होंगे, सौम्या बोली। शादी से पहले तो मैंने कभी अपने मम्मी पापा के आगे हाथ नहीं फैलाया, तो अब क्या हाथ फैलाना अच्छा लगेगा? विवेक ने सौम्या को 5,000 रुपए तो दे दिए थे, मगर ऐसे जैसे वो कोई एहसान कर रहा हो। पहली बार सौम्या को लगा कि शायद विवेक को अपना डेबिट कार्ड देकर उसने गलती कर दी है, मगर घर जाकर सौम्या मौज मस्ती में सब कुछ भूल गई। सौम्या अपने पापा की लाडली थी, इसलिए जब वो वापस आई तो उसका पर्स नोटों से भरा था। कुछ दिन तक तो जब सौम्या का पर्स नोटों से भरा हुआ रहा, ये बात आई गई हो गई थी। फिर अगले महीने जब सौम्या को पार्लर जाना हुआ तो उसने विवेक से पैसे मांगे, तो विवेक ने 1,000 रुपए पकड़ा दिए। सौम्या थुनकते हुए बोली, अरे यार इतने पैसों में तो कुछ भी नहीं होगा, कोई भी फेशियल 200 रुपए से नीचे नहीं है, और फिर मुझे वैक्सिंग, आईब्रोज और ब्लीच भी करवाना है, और तो और मैं बालों को हाईलाइट कराने की भी सोच रही थी। इससे पहले कि विवेक कुछ बोलता, सौम्या की सास कल्पना बोल पड़ी, अरे मेरी सौम्या बेटी तो वैसे ही इतनी सुंदर है, पार्लर जाकर अपनी नैसर्गिक खूबसूरती को खत्म मत करो। सौम्या ने विवेक की तरफ देखा तो वो बोला, बस आईब्रोज और थोड़ा हेयर ट्रिम करवा लो और बाकी पैसे तुम्हारे। सौम्या को कुछ भी समझ में नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करे, अतः वो चुपचाप पार्लर चली गई और थोड़ा सा काम कराकर मार्केट चली गई। वेस्ट साइड पर बेहद खूबसूरत कुर्ते आए हुए थे। एक कुर्ते को देखकर सौम्या की नजर ठहर गई। ग्रे कुर्ते पर लाल फूल थे और लाल फूलों वाला प्लाजो व लाल और ग्रे रंग का दुपट्टा। जब सौम्या ने उसका रेट देखा तो 1500 का टैग देखकर उसने ठंडी आह भरी। घर वापस आकर जब सौम्या ने विवेक को सूट के बारे में बताया तो वो बोला, तुम्हारी इसी फिजूल खर्ची को रोकने के लिए तुम्हारा डेबिट कार्ड मैंने अपने पास रखा है। कल्पना भी मीठी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, बेटा शादी के बाद तेरा मेरा कुछ नहीं होता, बस हमारा होता है। मेरी सारी साड़ियाँ तुम्हारी हैं, ऑफिस में बदल बदल कर पहना करो। सौम्या मन महसूस कर रह गई। वो कैसे कहे कि वो इतनी चमक धमक के कपड़े पहनना पसंद नहीं करती। एक दिन सौम्या ने अपनी मम्मी से जब अपने डेबिट कार्ड के बारे में बात करी तो वो ये बोली, अरे तो क्या विवेक तुम्हें अब्यूज करता है? तुम्हें किसी चीज की कमी है क्या? सौम्या ने कहा, मम्मी बात मेरी फ्रीडम की है, मेरे पैसे हैं, मैं चाहे जैसे खर्च करूं।
तो मम्मी बोली, तेरी इसी फिजूल खर्ची के कारण विवेक ने ये किया होगा। सौम्या को लगने लगा था कि शायद वही गलत है, विवेक सही है, मगर रोज उसे विवेक के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता था। जब कभी भी वो विवेक से अपने डेबिट कार्ड को वापस करने को बोलती तो वो हमेशा कहता, अगर मैं गलत कर रहा होता तो तुम्हारे मम्मी पापा क्या ऐसा होने देते। मगर सौम्या को ये गुलामी वाला जीवन रास नहीं आ रहा था। आज शुक्रवार है। सौम्या की पूरी टीम का बाहर शॉपिंग और मस्ती करने का इरादा था। जयती ने सौम्या से पूछा, चलोगी ना तुम भी? हाँ चलूंगी, मगर आज मैं अपना वॉलेट घर पर भूल गई हूँ, सौम्या ने कहा। जयती खिलखिलाती हुई बोली, अरे तो क्या मुश्किल है, मेरा कार्ड स्वाइप कर लेना। उस दिन सौम्या ने खूब मज़ा किया। तय था कि सारा खर्चा बराबर बांट लेंगे। सौम्या के हिस्से में 2000 खाने पीने का खर्चा था और सौम्या ने 2000 की एक ड्रेस भी ली थी। जब सौम्या रात को 11 बजे घर लौटी तो पूरा घर सो चुका था। विवेक सौम्या को देखकर बोला, ये क्या तुमने शराब पी रखी है? सौम्या हंसते हुई बोली, अरे यार भूल गए क्या, पहले भी तो मैं तुम्हारे साथ हर फ्राइडे नाइट ऐसे ही पीती थी। हाँ पर यार तब की बात और थी। विवेक बोला, अब हम शादीशुदा हैं, हम पर घर की जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारी इसी फिजूल खर्ची के कारण मैं तुम्हारा डेबिट कार्ड नहीं देता हूँ। सौम्या बोली, पर मैंने तो जयती से लेकर 4000 रुपये खर्च कर दिए आज। विवेक गुस्से में बोला, क्या ज़रूरत थी? जयती जैसी औरतों के आगे पीछे कोई नहीं है। उन्हें तो तितली बनकर उड़ने का शौक होता है ताकि नया शिकार फंसा सकें। सौम्या को विवेक का जयती के बारे में ऐसा बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सोमवार को पूरा दिन सौम्या जयती से नज़रें चुराती रही। सौम्या को ऐसे पाई पाई का मोहताज होना अच्छा नहीं लग रहा था। सौम्या रोज़ विवेक से जयती को देने के लिए पैसे मांगती। विवेक रोज़ उसे एक लंबा चौड़ा लेक्चर देता। मगर आज जब सौम्या ने देखा कि विवेक उसके ही डेबिट कार्ड से अपने लिए शॉपिंग कर रहा है तो उसे उसके दोगलेपन पर बहुत गुस्सा आया। सौम्या ने जयती को पूरी बात बता दी। जयती बोली, यार तुम इतना सब कुछ सह क्यों रही हो? आज मेरे साथ बैंक चलना और नए डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देना। सौम्या बोली, मगर क्या ये ठीक रहेगा? अरे ये ठीक गलत नहीं बल्कि तुम्हारा मौलिक अधिकार है, जयती बोली। सौम्या ने जयती के साथ बैंक जाकर नए डेबिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन दे दी। अगले दिन जब सौम्या दफ्तर से आई तो विवेक गुस्से में बोला, क्या तुमने अपना डेबिट कार्ड ब्लॉक करवाया है? सौम्या बिना डरे बोली, हाँ क्योंकि मैं अपनी कमाई को अपने तरीके से खर्च करना चाहती हूँ। विवेक की मम्मी कल्पना बोली, किस चीज की कमी है तुम्हें सौम्या? विवेक, तभी तो मैं ऐसी तेज लड़की के खिलाफ थी। सौम्या, मैंने अपने परिवार वालों को बड़ी मुश्किल से शादी के लिए मनाया था। विवेक बोला, बस इतना ही विश्वास है तुम्हें मुझ पर? सौम्या बोली, चलो अपना डेबिट कार्ड देकर ही विश्वास को जीत सकते हैं, तो तुम अपना डेबिट कार्ड दे दो, मैं अपना तुम्हें दे दूंगी। विवेक पैर पटकते हुए अंदर चला गया और फिर पूरे घर ने सौम्या से बोलना छोड़ दिया। सौम्या के घर वालों को भी सौम्या की गलती लग रही थी। सौम्या से जब और अधिक सहन नहीं हुआ तो वो जयती के साथ रहने चली गई। जयती 35 वर्षीय तलाकशुदा महिला थी जो जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती थी। सौम्या को अपना नया डेबिट कार्ड मिल गया था। सबसे पहले उसने जयती के पैसे लौटाए और फिर जयती को डिनर पर ले गई। विवेक वहाँ अपने क्लाइंट के साथ पहले से बैठा था। सौम्या को जयती के साथ देखकर उसके तन बदन में आग लग गई और सौम्या के पास आकर बोला, इसी सैर सपाटे के लिए तुम्हें कार्ड चाहिए था, अभी भी समय है, आंखें खोलो, नहीं तो तुम भी जयती जैसी कैटेगरी में आ जाओगी। सौम्या चुपचाप सुनती रही और विवेक के जाने के बाद रोने लगी। जयती उसे समझाती हुई बोली, क्या तुम्हें लगता है कि तुम वापस वही गुलामी वाला जीवन जी सकती हो? यदि हाँ तो बेशक वापस चली जाओ। सौम्या रुआंसे आवाज में बोली, मैं विवेक को क्या समझती थी और वो कैसा है? जयती ने कहा, खुद को खोकर अगर तुम विवेक को पाना चाहती हो तो आज ही चली जाओ, मगर अपने लिए खुश होना है तो कुछ असुविधा जरूर होगी, मगर परिणाम सुखद होगा। सौम्या को विवेक ने पहले डराया धमकाया, पर जब बात नहीं बनी तो उसने फिर से बहलाया फुसलाया। मगर जब सौम्या टस से मस नहीं हुई तो विवेक भी डर गया। विवेक भी अपनी शादी को एक डेबिट कार्ड के कारण दाव पर लगाना नहीं चाहता था। एक आम पति की तरह वो सौम्या की हर चीज पर अपना हक समझता था, मगर वो ऐसा करते करते भूल गया था कि वो सौम्या के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। विवेक ने सौम्या को फ्राइडे की रात फोन करके डिनर के लिए बुलाया। सौम्या जब पहुंची तो विवेक पहले से ही वहां बैठा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। विवेक सौम्या से बोला, सौम्या आई एम सॉरी, मैं शादी के बाद अपनी सीमा रेखा भूल गया था। सच पूछो तो जब तुमने मुझे अपना डेबिट कार्ड खुद ही दे दिया था तो मुझे लगा कि मैं शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ। बिना मेहनत करे तुम्हारे डेबिट कार्ड से पैसे निकलवाने में मुझे मजा आने लगा था, मगर मैं गलत था, ये मुझे एहसास हो गया है। सौम्या बोली, इसके लिए हमें जयती का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने मुझे मेरे हक के लिए खड़ा होना सिखाया, वरना मैं तो समझ रही थी कि तुमसे अपनी कमाई पर अपना हक मांगकर मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तभी वेटर बिल लेकर आया तो विवेक बोला, मैडम क्या आज आप इस बिल को स्पॉन्सर करना पसंद करेंगी? सौम्या ने मुस्कुराते हुए अपना डेबिट कार्ड स्वाइप कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।